हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात कर रहे हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के बारे में और विज्ञान का पेपर लेसन संख्या अपने 2 के बारे में बात कर रहे हैं। लेसन संख्या 2 है हमारा आमल, क्षारक एवं लवण। बहुत अच्छा लेसन है। अपने बोर्ड की दृष्टि से ये अंक है वो कितने 6 अंक का है। ये आएगा अंक कितने के आएगा यहाँ 6 अंक का प्रश्न आने वाला है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके 1 नंबर पेज से है वो भी आएगा। क्या आने वाला है देखो 1 नंबर पेज से। 1 नंबर पेज पर हमें ये मिलने वाला है अम्ल व क्षारक में अंतर लिखिए। या ऐसे पूछ सकता है कि अम्ल व क्षारक के 2-2 गुण लिखिए, अम्लों के 2 गुण लिखिए, क्षारकों के 2 गुण लिखिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ से आगे की बात देखो, इंपॉर्टेंट बात मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ यहाँ कौन सी है कि हमारे पास यहाँ रहने वाला है इंपॉर्टेंट बात ये वाला। यहाँ से देखिए क्या है इंपॉर्टेंट बात हमारे पास, ये है प्राकृतिक सूचक का नाम। प्राकृतिक सूचक का नाम पूछेगा। लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे कि हल्दी है एक प्राकृतिक सूचक। मिलान करने वाले क्वेश्चन सन 2013 में आया था। प्राकृतिक सूचक को मिलान करना था हल्दी से। हल्दी एक है प्राकृतिक सूचक है। जो गुण की बात बोली है अपने गुण है वो यहाँ लिखे पड़े हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बात। इससे थोड़ा नीचे चलते हैं कि ये देखो एक कलर की बात आ रही है यहाँ। क्या होता है, सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर क्षारीय प्रकृति वाला साबुन लगता है। यानी साबुन की प्रकृति कैसी बोली है यहाँ इसने, क्षारीय प्रकृति का क्या है साबुन लगाया जाता है तो उस धब्बे का रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर यहाँ कि क्षारीय प्रकृति वाला साबुन। अरे अपने सब्जी के दाग लग जाता है सफेद कपड़े पर है तो अपने साबुन से रगड़ के उसको जब धोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, का मीन उसका रंग है वो हो जाता है क्षारीय माध्यम में। वो है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का रंग लाल भूरा रंग हो जाता है। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 के पेपर का पहला क्वेश्चन ये था कि दो मानव निर्मित सूचकों के नाम बताइए, दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। दो संश्लेषित सूचक अम्ल क्षारक अनुमापन में काम मिले जाने वाले संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब है यहाँ सिंथेटिक का मीन्स मानव निर्मित सूचक है। एक है हमारे पास यहाँ मैथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल फतेलीन। क्या है, मैथिल ऑरेंज एंड फिनोल फतेलीन। मैथिल ऑरेंज और फिनोल फतेलीन क्या है, यहाँ मानव निर्मित सूचक है। 2015 के बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन था ये। चलते हैं थोड़ा आगे अपने और। आगे हमारे पास इसमें बात निकलती है लिटमस विलियन क्या है। लिटमस विलियन है वो हमारे पास क्या रहता है, लिटमस विलियन। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे थेलोफाइटा समूह है के लीचेन पौधे से लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात है ये हो सकता है हमें प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि दो अम्लों के नाम बताइए तो हमें ये पता हो कि अम्ल के नाम जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको सामान्यतः नमक का तेजाब कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात मैंने इतनी बोली है कि ये देखो ये बात है क्या, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रीचक होता है, थेलोफाइटा के समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से चलते हैं आगे की बात पर अपने और। क्या है यहाँ आपने ये बोला है, क्या बोला है कि HCl जैसे, HCl क्या है यहाँ, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी प्रयोगशाला में अम्ल व क्षारक का नाम हमें पता हो जैसे HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको गंधक का अम्ल कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है जैसे CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए क्षार के बारे में तो MgOH की ट्वाइस आ गया है। Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात आ गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में है KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये देखो कुछ एक अपने अम्ल व क्षारकों के नाम लिखे हैं जो प्रयोगशाला में हमें मिलते हैं। कोई दो अम्लों के नाम लिखिए, कोई दो क्षारकों के नाम लिखिए, ऐसी कोई बात मिले तो अपने नाम लिख सकते हैं। यहाँ देखो हमें थोड़ी सी बात जब सूचक की आई थी तो गंधीय सूचक का नाम और मिल जाता है। एक गंधीय सूचक में हमारे पास क्या रहेगी बात, यहाँ गंधीय सूचक में बात है वो रहने वाली है
गंधीय सूचक में है वो बात है, यहाँ देखो गंधीय सूचक के अंदर हमारे पास ये तो बात ये आ गई सूचकों के ऊपर। यहाँ से देखो ये टेबल, हमें एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में देखो मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, क्या बता रहा हूँ कि विलियन का नमूना हमारे पास क्या है। विलियन का नमूना हम क्या लेते हैं, यहाँ देखो विलियन का नमूना का मीन्स हम ले लेते हैं यहाँ अम्ल ले लेते हैं। ऊपर लिख लिया है कि अम्ल ले लिया। नंबर दूसरा ले लिया है, वो ले लिया है लवण। तो और तीसरा ले लिया है हमने क्या, क्षारक। अम्ल, लवण और क्षारक तीनों के क्या ले लिए हैं, नमूने ले लिए हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। वो कौन होता है, क्षार होता है। तो लाल लिटमस पत्थर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लवण में भी इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। लाल लिटमस को नीला करेगा, ये देखो यहाँ इसका रंग है वो नीला हो जाएगा। ये दोनों बात, पहले दो पॉइंट है वो अपने क्या है, अभी अभी अपने पढ़ लिए हैं पीछे, ठीक है। नीले लिटमस को क्या करेगा, ये लाल कर देगा। ये इसमें यहाँ क्या है, नो कलर। नो कलर का मीन्स क्या है कि कलरलेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब क्षारीय विलयन में नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, फिनोल फथेलिन एंड मैथिल ऑरेंज दोनों दे रखे हैं देखो। अम्लीय विलयन में अगर फिनोल फथेलिन डालते हैं तो कलरलेस का मतलब कोई रंगहीन रहता है। इसका मतलब है रंगहीन रहता है, कोई रंग नहीं आता है। लवण में भी क्या रहता है, ये रंगहीन रहता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बार प्रश्न आया हुआ है ये कि फिनोल फथेलिन है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है, फिनोल फथेलिन क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, जैसे मैथिल ऑरेंज है ये कैसे रंग देते हैं, ठीक है। ये यहाँ आ जाता है गुलाबी रंग। क्या लिखते हैं यहाँ, ये रहता है गुलाबी रंग की बात आ गई है। फिनोल फथेलिन है, फिनोल फथेलिन का विलयन गुलाबी रंग का देगा, किसमें, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ, आर लिख रहे हैं, ओ और वाई का मीन्स यहाँ तो आ गया है लाल, लाल गुलाबी कहते हैं जिसको। ये लिख दिया यहाँ नारंगी, और नारंगी के बाद में क्या लिखा है अपने यहाँ, नारंगी। और नारंगी के बाद में अपने लिख रहे हैं अगला पॉइंट यहाँ नारंगी, और इसके बाद में हमारे पास पीला। यानी अम्लीय माध्यम में मैथिल ऑरेंज लाल रंग देता है, क्षारीय माध्यम में मैथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, लवणीय माध्यम में नारंगी रंग है वो देता है। लाल गुलाबी का मतलब पहला लाल या गुलाबी में चल रहा है, लाल गुलाबी बोला जा रहा है इसको, उसके बाद में बोला जा रहा है नारंगी, और उसके बाद में जो बोला जा रहा है पीले कलर में। आप लोगों को एक पर्सन इस पर कैसे मिल जाएगा, एक थोड़ी देर में अपने देखो एक अभिक्रिया लेते हैं पहले आगे की। हमारे पास यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया आती है हमारे पास यहाँ कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखो हमसे क्या मांगने वाला है, यहाँ से ये बात आई थी क्या, वैनिला, प्याज, लौंग क्या है यहाँ, ऑल फैक्ट्री का मीन्स गंधीय सूचक के आधार पर इनको काम में लिया जाता है। आगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, ये डायग्राम जो दिख रहा है 2022 के सीबीएसई के पेपर में आया था। ये क्या पूछा था इसने, ये डायग्राम एकदम कंप्लीट था। यहाँ जो ये गैस बन रही है, ये जो गैस बनने का था, ये गैस है वो कौन सी गैस है, वो जल रही है फटफट की ध्वनि के साथ। और ये 2012 से लेकर 13-14 मतलब लगातार हर साल क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से पूछ रखा है। कैसे प्रश्न पूछा इसने, जैसे प्रश्न ये कह देगा जिंक धातु है, जिंक धातु की किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो तो बनने वाले उत्पाद ZnSO4 प्लस क्या है, यहाँ देखो H2, यानी बनने वाली गैस का नाम बताइए। Zn प्लस H2SO4 धातु क्या कर रही है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनने की बातें हो रही है। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, समीकरण लिख दिया, एक प्रयोग के द्वारा इसको चित्र बनाकर समझाना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ एक परखनली ली गई है, क्या किया है इसने, इसने एक परखनली ले ली है इस तरह से, और इस परखनली में क्या किया है, ये एक टेस्ट ट्यूब का मतलब परखनली, और इस परखनली में ये ले लिया है इसने एसिड का मीन्स H2SO4 की बात होगी है, क्या लिया है, H2SO4 की बात होगी है, H2SO4। अब इसमें क्या कर दिया है, ये दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए गए, क्या डाल दिया है, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं वो डाले गए हैं।
क्या किया गया है, इस परखनली को स्टैंड में ऐसे खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से निकलने वाली गैस, इसमें देखो इस तरह से एक नली लगा दी गई है, ये लीजिए। और यहाँ हमारे पास एक अन्य बर्तन, उसके अंदर क्या है, साबुन के झाग का विलयन है, साबुन के झाग का विलयन है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से गैस जो है वो इस तरह से गुब्बारा लेकर ऊपर की ओर उड़ेगी। हम यहाँ क्या करेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, और ये जैसे ही एक बुलबुला है जो उड़ रहा है ऐसे हाइड्रोजन गैस का, वो इस जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आएगा, तो यहाँ एक पॉप साउंड का मतलब है फट फट की ध्वनि के साथ क्या है, आवाज आएगी। फट फट की ध्वनि के साथ क्या है, आवाज आएगी। तो ये हमारे लिए एक डायग्राम है, यहाँ हमें नामांकित करना होगा। साबुन के झाग का विलयन, जलती हुई मोमबत्ती, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, वो क्या करते हैं, पॉप साउंड यानी फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। ये H2SO4 जिंक के टुकड़ों की बात है। 2014 के पेपर के अंदर है, वो बात हमारे पास क्या आ गई थी, वो इसने बोला था कि Zn जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की बात थी। बैलेंस करना है Na2ZnO2 का मीन, जब पर्सन क्या था 2014 में, जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, समीकरण लिख दिया गया है। उसके बाद में ये कहा था कि इससे ये जो एक प्रयोग के द्वारा ये बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है इसको समझाइए, तो हमें ये ही प्रयोग करना था। बस बात यहाँ परिवर्तन ये करनी थी, इसकी जगह लिख देना था NaOH। ये लो, यानी NaOH का सॉल्यूशन लेते हुए इसमें क्या डालना था, जिंक धातु के टुकड़े डालने थे, और आगे हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ है यहाँ जल रही है। चलते हैं आगे, देखो ये बात हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ। इसके बाद में ले रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो, ये रहा 2014 के पेपर के लिए जो बात बोली है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये रही थी। ये जो डायग्राम दिख रहा है सामने अभी, ये पिछले साल का मतलब 2022 में बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था कि एक सोडियम यौगिक है, देखिए पर्सन ध्यान से सुनिए, अपने बोर्ड पर लेके चलते हैं इसको। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एक सोडियम यौगिक क्या कर रहा है, जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की जा रही है, तो क्या बन रही है, एक वाई गैस बन रही है। और ये वाई गैस क्या करती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, या चूने के पानी को दूधिया कर देती है। देखो दो बात से यहाँ मिल रहा है, या तो चूने के पानी को दूधिया कर देना, और या क्या मिल देना, या जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देना। और जो सोडियम यौगिक है इसका उपयोग किया जाता है कहाँ, पाव रोटी जैसे मतलब खाना बनाने के लिए, स्पंजी खाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसने कहा था कि एक्स और वाई को पहचानिए और इससे संबंधित रासायनिक समीकरण है वो भी लिखिए। देखो क्या पसंद था यहाँ, अब यहाँ बात हमारे पास ये थी कि NaHCO3, ये देखो ये है हमारे पास वो सोडियम यौगिक, किसके साथ अभिक्रिया करवानी थी, HCl के साथ अभिक्रिया करवानी थी। बन क्या रहा था यहाँ बन रहा था NaCl प्लस, यहाँ बन रहा था H2O प्लस, क्या निकल रहा था, CO2 निकल रहा था। एक्स और वाई पहचानने की बात ये थी कि हमारा एक्स जो सोडियम यौगिक है वो तो था ये, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, इसका उपयोग है वो स्पंजी खाना बनाने के लिए, मतलब ब्रेड पाव रोटी जैसे है ये बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बनने वाली गैस ये देखो, ये रही गैस, ये गैस क्या कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, या आग को बुझाने के लिए जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, मीन्स आग को बुझाने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है। ये ही क्वेश्चन 2023 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के अंदर है, जो वो इसी डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम जो सामने दिख रहा है ये डायग्राम बना हुआ है उनके लिए, और ये कहा गया है कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, का मीन्स बनने वाले उत्पाद है वो क्या क्या है। जब देखो इसने प्रयोग क्या किया है, यहाँ यहाँ प्रयोग किया है कि इस परखनली में इसने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। यहाँ देखो ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनुकृत अम्ल लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी यहाँ अम्ल कौन सा है, HCl अम्ल लिया है। ये है सोडियम कार्बोनेट, अब कहीं सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट है यहाँ Na2CO3, ये देखो ये रहा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया है HCl के साथ सोडियम। तो यहाँ गैस जो रिलीज हो रही है ना, ये गैस आ रही है, वो आ रही है इधर से CO2, तो ये CO2 गैस किस में प्रवाहित कर रहा है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस का मतलब चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित कर रहा है। तो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है और यदि लंबे समय तक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो वो क्या होता है, चूने के पानी में लंबे समय तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी जो श्वेत अवक्षेप था वो जल में विलयशील हो जाता है। क्या है, जल में विलयशील हो जाता है। जल में विलयशील का मतलब कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। कब है, जब लंबे समय तक उसमें प्रवाहित की। देखिए अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, अम्ल क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बात तो हमें पता है, ठीक है। अब हमसे ये क्या पूछने वाला है, देखो एक क्रियाकलाप है यहाँ। इस क्रियाकलाप में हमें क्या दे रहा है, यहाँ इस क्रियाकलाप में ये दे रहा है कि एक परखनली में हमने लेना क्या है, NaOH लेना है। ये कह रहा है कि एक परखनली में, इस परखनली में यहाँ क्या ले लिया है अपने NaOH। ये लो NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 बूंद फिनोल फथेलिन की, इसमें हमने 2 बूंद फिनोल फथेलिन की मिला दी है। अब फिनोल फथेलिन की 2 बूंद मिलाते ही, याद करो अपने थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी है कि फिनोल फथेलिन क्षारीय माध्यम में क्या रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, विलियन का रंग है वो गुलाबी हो जाएगा। यानी NaOH में 2 बूंद फिनोल फथेलिन की मिलाते ही विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस विलियन में एक एक बूंद करके हमें क्या मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। कहने का मीन्स इस विलियन को उदासीन बनाना है। अपने यहाँ क्या पढ़ा था, अपने यहाँ पढ़ा था कि अम्ल प्लस क्या है हमारे पास यहाँ क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक, तीर का निशान क्या है यहाँ देखो लवण, और प्लस क्या है ये देखो जल। यानी जब हम क्या करेंगे, इस क्षारक में अम्ल मिलाएंगे ना तो क्या होगा, वो लवण बनेगा। और लवण में क्या है, जब फिनोल फथेलिन डाला गया है तो इसका मीन ये हुआ कि विलियन का रंग है वो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। गुलाबी रंग है उसका गायब हो जाएगा, आएगा कैसा, रंगहीन हो जाएगा। HCl का और ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तो विलियन रंगहीन रहेगा, क्योंकि रंगहीन रहता है फिनोल फथेलिन अम्लीय माध्यम में भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मिश्रण के रंग में क्या परिवर्तन हुआ, विलियन रंगहीन हो गया। मिश्रण जो हमारा है वो क्या है, रंगहीन हो रहा है। अब ये बोलेगा कि इसमें फिर से क्या कर दो, फिनोल फतेलिन की 2 बूंद मिला दीजिए, विलियन के रंग में क्या परिवर्तन आया। अरे भैया फिर से 2 बूंद अगर फिनोल फतेलिन की मिला दी, फिनोल फतेलिन की अगर फिर से 2 बूंद मिला देंगे तो विलियन का रंग क्या हो जाएगा, फिर से गुलाबी हो जाएगा। देखो बोल रहा है ये रहा, अमल मिलाने के बाद फिनोल फतेलिन का रंग बदल गया, क्योंकि अम्लीय माध्यम में फिनोल फथिलिन है वो रंगहीन रहता है। अब कह रहा है NaOH की कुछ बूंदें इसके अंदर और मिला दीजिए, यानी ये कह रहा है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो और मिला दीजिए, ज्यादा कर लो पहले की तुलना में, तो विलियन का रंग गुलाबी हो जाएगा। यहाँ गुलाबी हो जाएगा, देखो क्या रंग गुलाबी आ गया। क्रियाकलाप में हमें यहाँ जाके बताता है बात कि विलियन का रंग है वो गुलाबी हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि अब इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है, ज्यादा है NaOH। तो NaOH में क्या करेगा, फिनोल फथेलिन है वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देगा। अब पर्सन अगर हमसे घुमा के बोल दे, क्या बोल दे देखो, हमें ये कह दे कि एक परखनली है हमारे पास और उस परखनली में एक टेस्ट ट्यूब में अपने को लेने की बात कर दे, क्या कि मान लेते हैं हमें एसिड लेने की बात कर दे, यहाँ बोल दिया है HCl ले लो और इसमें 2 बूंद है वो मिला दीजिए मैथिल ऑरेंज की। क्या मिला देनी है, मैथिल ऑरेंज की 2 बूंद है वो मिला देनी है। अब क्या कहेगा ये कहेगा विलियन का रंग कैसा हुआ, तो अपने पढ़ा है ये बात कि विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, लाल गुलाबी हो जाएगा। विलियन का रंग लाल गुलाबी हो गया। अब इसमें ये कहेगा बूंद बूंद करके NaOH मिलाने की बात कर दे कि ये देखो NaOH मिलाइए, विलियन के रंग में आप क्या परिवर्तन देखते हैं, जब हम NaOH को मिलाते हैं तो विलियन का रंग धीरे धीरे नारंगी होगा। क्यों होगा, क्योंकि लवण बनेगा, लवण बनेगा तब विलियन का रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ये कह रहा है कि इस NaOH को और मिलाते जाएं, ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तो NaOH का मतलब विलियन में क्षारीय माध्यम ज्यादा आएगा, क्षारीय माध्यम ज्यादा आते ही विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, यहाँ पीला हो जाएगा। तो इस तरह का पर्सन है वो हमें क्या करना है, तैयार करना है। आगे बात लेके चलता हूं यहाँ, आगे बात देखो हमारे पास ये है नेक्स्ट पॉइंट इसमें,
क्या होता है जब धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया, HCl प्लस CuO धातु ऑक्साइड है, वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl के साथ ये अभिक्रिया हो रही है, CuCl2 प्लस निकल रहा है यहाँ H2O। देखो प्रश्न क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है वो अपने देखो सामने लिख दिए। कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना रहा है, प्लस क्या है यहाँ H2O यानी जल। अब हमें दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका बनने वाला जो उत्पाद है उसका रंग कैसा होता है, नीला हरे रंग की बात आती है। क्या आती है, नीले हरे रंग की बात रहती है, नीला हरा रंग है वो रहता है, नीला हरा रंग है वो रहता है। अब ये कहेगा कि इस धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धात्विक ऑक्साइड देखो अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, जब क्षारक अभिक्रिया करता है तो बनता है यहाँ क्या, लवण प्लस जल बनता है। इसका मीन ये हुआ कि CuO है इसकी प्रकृति क्षारकीय है, यानी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्षारकीय होती है। धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारकीय प्रकृति का रहता है। प्रश्न इसी के साथ एक और करते हैं अपने, क्या है देखो, CaOH की ट्वाइस प्लस CO2 तीर का निशान CaCO3 प्लस क्या है यहाँ H2O। क्या आ गया, ये आया अधात्विक ऑक्साइड। अब हमसे ये बात करा है कि अधात्विक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ CaOH की ट्वाइस, अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या है, क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, तो अधात्विक ये हमारे पास क्षार है, अक्षार ये है अधात्विक ऑक्साइड, लेकिन यहाँ नाम लिख देते हैं इसको अम्ल, यानी अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, बन गया लवण प्लस जल। यानी देखो ध्यान से सुन लेना बात, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी रहती है, अम्लीय रहती है। चलते हैं अपने आगे, और आगे का मीन्स ये है कि नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अपने पास यहाँ बात ये है कि अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। अगले पॉइंट में हमारे पास सभी अम्ल क्षारक और लवण में क्या समानता रहती है, ऐसा प्रश्न आ रहा है ये रहा। और पिछले साल बोर्ड परीक्षा के अंदर क्या है, 2022 के अंदर ये डायग्राम मांगा था, क्या कहा था, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। कहने का मीन सीधा सीधा है, हमें एक बीकर लेना था, उस बीकर में हमें क्या भर लेना था, जल भर लेना था, उसमें कुछ बूंदें तनु अम्ल की डाल देनी थी, कोई भी अम्ल है तनु कर अम्लीय विलयन डाल दिया है। ये कील वगैरह का मीन्स है कि इनको टिकाया गया है। यहाँ एक बीकर में क्या भरा गया था, यहाँ जल भर के उसके अंदर कुछ विलयन। अब देखो पहचान क्या है, यहाँ यहाँ पहचान हमारे पास ये दिखानी थी हमें कि ये जो बल्ब है वो प्रकाशित होगा, बल्ब प्रकाशित होगा का मीन यहाँ ये है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। कैसे कि अम्ल है वो, ये एक बात आएगी H प्लस आयन, अम्ल को जब जल में घोलते हैं, देखो ये है HCl प्लस क्या है हमारे पास H2O, तीर का निशान यहाँ लिखा जा रहा है H3O धनायन प्लस कितना है हमारे पास यहाँ Cl माइनस आयन। ये H3O धनायन का मीन्स H धनायन देने के कारण क्या है, यहाँ अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कर रहा है। अम्ल की जगह कोई कह दीजिए, इसकी जगह अगर क्षार डाल देंगे तो, इस अम्ल की जगह अगर अपने क्षार कर दें तो भी ये करेगा, अगर लवण कर देंगे तब भी क्या करेगा, यहाँ लवण कर देंगे तब भी लवण का जलीय विलयन है वो भी विद्युत का चालन करेगा। ये यहाँ समानता है, अम्ल क्षारक में समानता की बात की थी, तो इनके जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अब अगर हमारे पास बात ये आ जाए, देखना प्रश्न ये बनेगा, जैसे यहाँ से ये बोलेगा कि एल्कोहल लेके ग्लूकोज लेके इसको दराइए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 रहता है, एल्कोहल क्या रहता है C2H5OH, C2H5OH, C2H5 और OH। ये कहता है इनका जलीय विलयन अगर ले लें यहाँ तो क्या विद्युत धारा का चालन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये देखो बात यहाँ, ये आयंस नहीं देते हैं, ये आयंस नहीं देते हैं, H धनायन नहीं देने के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। प्रश्न बनेगा ऐसा, वो कहेगा कि नाइट्रिक अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनके जलीय विलयन तो विद्युत का चालन करते हैं। एल्कोहल व ग्लूकोज, ग्लूकोज ये एल्कोहल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन तो है
लेकिन इनके जलीय विलीन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये होगा कि इनमें हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन H प्लस आयन न देने के कारण इनका जलीय विलयन यानी ग्लूकोज व एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद में हमें एक यहाँ डेफिनेशन मिलेगी। डेफिनेशन हमें क्या मिलेगी इसके आगे कि हमें अमल, एक बार प्रश्न आ गया था बोर्ड परीक्षा में। देखो बात क्या है यहाँ, ये बात है हमारे पास यहाँ है अमल। अमल में क्या मिलाना है, जल को मिलाना है। देखो ये पॉइंट। और दूसरी बात हमारे पास यहाँ है कि ये है हमारे पास जल और ये क्या है, इसमें अमल को मिलाना है। यहाँ बात दोनों में से सही कौन सी है, इस बात के ऊपर हमें टिक करना है। सही बात ये है, जल में अमल को मिलाना है, अमल में जल को नहीं मिलाना। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि अमल को तनु, तनु शब्द का मीन्स है कि हम उसमें पानी मिला के उसको थोड़ा प्योर से अनप्योर की ओर लेके जाएं। क्या बोला जा रहा है कि जल में मिलाएं अमल को, तो अम्ल या क्षारक की क्या होती है, H धनायन या OH ऋणायन की सांद्रता में कमी आती है। क्या आती है यहाँ, H धनायन व OH ऋणायन की सांद्रता में कमी आती है। उस कमी होने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहा जाता है। अगर हमें डेफिनेशन मिलती है तो हमें क्या करना होता है, इसको तनुकृत करते समय टेस्ट ट्यूब में जल लेके उसमें बूंद बूंद करके अमल को मिलाना होता है और परखनली को सदैव हिलाते रहना होता है। ये कह जी अगर न करें ऐसा तो क्या होगा, ये मिश्रण है वो असफलित का मतलब संतुलन खो सकता है। यहाँ हम जो बर्तन काम में ले रहे हैं ये परखनली वो टूट सकती है, हम जल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास देखो चेतावनी चिन्ह की बात भी आ रही है। क्या आ रही है चेतावनी चिन्ह की, यहाँ देखो हमें एक डायग्राम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है डायग्राम, डायग्राम ये मिलने वाला है, ये देखो ये रहा, ये डायग्राम है लगे चेतावनी चिन्ह। कहें जी ये क्या छोड़ दिया बीच में, ये हमारे पास है जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक का क्या होता है। तो जलीय विलयन में अम्ल तो वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और क्षारक वे होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। सुन लीजिए बात को, यहाँ एक अम्ल वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। एक वैज्ञानिक था आर्यनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में H प्लस आयन देते हैं और क्षारक वे होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट और दे रखा है सामने जलीय विलयन में। देखो क्या कर रहा है, इस प्रयोग को लेके चलते हैं अपने। यहाँ बात ये है हमारे पास, इसने लिया है देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मीन्स यहाँ है कि NaCl ले लिया। ठीक है, इसमें क्या मिला दिया, ऊपर से H2SO4 मिला रहा है ड्रॉपर से, ये मिला दिया H2SO4। तीर का निशान क्या बनेगा यहाँ, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में क्या निकल रहा है यहाँ, प्लस में है यहाँ HCl, लिख दिया 2HCl। अब देखो क्या है, इससे गैस निकल रही है जो ये देखो HCl, यानी यहाँ देखो इस प्रयोग को एक साथ देखेंगे, यहाँ से जब इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके ये मिलाया गया है तो यहाँ से गैस निकलेगी, वो निकलेगी HCl, यानी ये गैस निकल रही है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है आर द लिटमस पेपर, का मतलब गीला लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, पानी में भिगो कर लेके जा रहे हैं तो क्या करेगा, ये इस लिटमस पेपर का रंग देखो नीले से लाल हो रहा है। यदि ये कहे कि यहाँ शुष्क लिटमस पे पत्थर लेके आए तो क्या होगा, शुष्क नीले लिटमस पत्थर का रंग, इस आर्द्र की जगह नम भी लिखा होता है, कई बार लिखा होता है नम शब्द, तो एक ही बात है, यानी शुष्क लिटमस पत्थर का रंग नहीं बदलती है। अब देखो हमारे पास यहाँ दो नाम दे रखे हैं नीचे की ओर, क्या देगा यहाँ, एक तो दे रखा है HCl गैस और एक दे रखा है यहाँ HCl देखो विलियन। HCl गैस, ये देखो एक कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली है, ये नली क्या करती है, इसके ऊपर अगर हम लगा देते हैं ऐसे तो ये क्या करती है, इस HCl में से वाष्प की मात्रा जो है उसको सोख लेती है। कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली ये काम करती है, क्या करेगी, इस HCl में से जो क्या है वाष्प है उसकी मात्रा को सोख लेगी, तो शुष्क HCl है वो निकलेगा। इससे क्या निकलने वाला है, शुष्क HCl। शुष्क HCl शुष्क नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है, क्यों, क्योंकि अम्ल अपना प्रभाव जो है H प्लस आयन देने का जो प्रभाव है वो क्या करता है, जलीय विलयन में ही प्रदर्शित करता है। या तो क्या है यहाँ वाष्प के साथ में है, या तो यहाँ वाष्प के साथ में क्या है HCl, या हमें नम लिटमस पेपर है वो लेके आना होगा। नम लिटमस पेपर कौन से रंग का होगा, नीले रंग का लिटमस पेपर है वो लेके आना होगा। प्रयोग केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के प्रयोग जो है, एक्सपेरिमेंट है, उनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है हमें। चलते हैं अपने आगे
नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये बात अपना यहाँ से बता दिया है। क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये देखो बॉक्स दे रखा है छोटा सा। जल में जो घुल जाते हैं क्षारक, उनको क्षार कहा जाता है। तो सभी क्षारक है वो क्षार नहीं होते हैं, यानी सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो इस टेबल से हमें ये बातें मिली है। चलते हैं आगे की ओर थोड़ा। हमें तनुकरण की बात है। ये देखो तनुकरण की डेफिनेशन क्या मिली थी? जल में अम्ल व क्षारक को मिलाने पर H धनायन व OH ऋणायन की सांद्रता में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? तनुकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास यहाँ, एक पीएच नाम आ रहा है। देखो पीएच स्केल की बात आएगा। पीएच अम्ल व क्षारक कितने प्रबल होते हैं? कुशांक शक्ति पीएच स्केल। देखो यहाँ से नाम आएगा कितने विलियन। यहाँ से एच धनायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था। एच धनायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहा जाता है। ये देखो ये रहा हमारे पास एच धनायन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। हमारे पास देखो एक डेफिनेशन बन रही है यहाँ। वो डेफिनेशन ये है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पी का अर्थ क्या है? सूचक है, जिसका अर्थ होता है पुशांश। जर्मन शब्द है एक, ये जर्मन भाषा से लिया गया है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन किस भाषा का है? जर्मन से, जर्मन शब्द हो गया। और शक्ति, इसका अर्थ है यहाँ शब्द शक्ति से। अच्छा, इस पर पीएच स्केल पर मान कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 की तरफ रहते हैं वो रहते हैं अम्ल, 14 की तरफ रहते हैं वो रहते हैं क्या? अक्षारक रहते हैं। 0 से 14 की ओर मान रहते हैं। देखो आगे की लाइन में हमें यहाँ ये बात मिलने वाला। देखो यहाँ मिल रहा है 0 से 14 तक मान रहते हैं। साधारण भाषा में हम देखना चाहें तो अम्ल और क्षारक की बात यहाँ करेंगे। एक लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहाँ। देखो कौन सी अंडरलाइन है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा। 2022 के बोर्ड परीक्षा में आया था नाम। 4 सॉल्यूशन नाम दे दिए थे, जैसे जठरस दे दिया था, टमाटर का रस दे दिया था, इस तरह से सिरका दे दिया जैसे, और नींबू का रस दे दिया। उनकी चारों की पीएच मान दे दिए और ये कह दिया था कि एच धनायन की सांद्रता के घटते क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है, इस प्रकार से इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो हमें क्या करना पड़ा उसके अंदर? हमें जिसकी पीएच मान जो ज्यादा कम था ना, उसको हमें पहले लिखना था। पीएच मान कम होगा जिसका, उसका क्या है? एच धायन की सांद्रता हमेशा ज्यादा रहेगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच मान कितना कम होगा? 7 से नीचे रहता है वो अम्ल होता है, 7 से ऊपर होता है वो क्षार होता है। 7 वाला क्या होता है? 7 जिसका पीएच मान वो उदासीन होता है। ये देखो ये पड़ा, उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से ऊपर हो तो क्षार, 7 से नीचे वो क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। देखते हैं देखो आगे की ओर। अब यहाँ से हमें इस टेबल की बजाय देखो इसके नीचे हमें क्या दे रखे हैं? ये है पीएच स्केल। आप लोगों को एक बात तो ये पता होना चाहिए, यहाँ से देखो हमारे को रंग दिख रहा है नीला रंग। ये नीला रंग है वो रहेगा क्षारीय माध्यम के लिए, अम्लीय माध्यम के लिए रह रहा है लाल रंग। ये इसके नीचे हमें कुछ पीएच के मान दे रखे हैं। जठर रस का दे रखा है 1.2, नींबू का रस का 2.2 दे रखा है, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4 दे रखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 दे रखा है, उसके आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 दे रखा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा होगा तो हमें क्या मिलेगा? इसका 0 से 1 मिलेगा। 13 और 14 दोनों हो सकते हैं। जैसे इसके लिए इन पीएच में डायरेक्ट हमसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है क्या, कि जैसे जठर रस का पीएच मान कितना होता है, या हमसे तुलना करवाएगा जठर रस और नींबू के रस के लिए। 2014 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि नींबू के रस और जठर रस में से किसका पीएच मान अधिक होता है, और शुद्ध जल व रक्त में से किसका पीएच मान कम होता है। ठीक है ना? इस तरह का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं थोड़ा आगे और। देखो एक पॉइंट आ गया, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ये प्रश्न हमारे 2013 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अम्लीय वर्षा, इसके साथ देखो ये दे दो, हमारे शरीर का पीएच मान है 7 से 7.8। हमें जो हमारी बुक बता रही है वो याद रखना है हमें। क्या है कि 7 से 7.8 हमारे क्या है? शरीर का पीएच मान होता है। वर्षा के जल का मान, जल का पीएच मान 5.6 से कम। जब वायुमंडल में उपस्थित कौन से ऑक्साइड? सल्फर के ऑक्साइड SO2 हो गया, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2 हो गया है,
से N2O है, जैसे NO3 ऑक्साइड अपने पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, यानी ये ऑक्साइड जो क्या है वर्षा जल के साथ यदि भूमि पर गिरते हैं तो वो वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। ऐसे वर्षा के जल का पीएच मान है वो क्या होता है 5.6 से कम होता है। अब 5.6 से कम होगा तो प्रश्न ये था कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके दो दुष्प्रभाव लिखिए। दुष्प्रभाव में ये है कि मानव में चर्म रोग हो जाएगा, भूमि बंजर हो जाएगी, ठीक है, और ये अम्लीय वर्षा का जल है वो बहकर नदी नालों में जाएगा तो क्या होगा, वहां के जो जीव है उनकी जीविका कठिन हो जाएगी। धरोहर जो बने हुए हैं, बिल्डिंग्स जैसे बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, वो संक्षारित होंगे, उनके रंग में परिवर्तन आएगा। हमें यहाँ एक दो बातें लिखी हुई मिल रही है, लेकिन ये देखो उत्तर जीविका कठिन हो जाएगी। हमें क्या कर लेना है, इसके बारे में चार बातें याद रख ली है, दो दुष्प्रभाव ज्यादा से ज्यादा पूछने वाला। हमें एक पॉइंट मिल रहा है नीचे यहाँ, और वो पॉइंट हमारे पास यह है, सूकर का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले व मोटे, पीले व सफेद। इस बात के ऊपर क्या है देखो, शुक्र ग्रह के धरातल पर, उसके धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पीले व सफेद, यानी इसके धरातल से, शुक्र ग्रह के धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, यहाँ 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पीले व सफेद क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल है। पीले व सफेद किसके बादल है, H2SO4 के बादल है। अब कहेंगे जी कि ये सफेद बादल क्या है, अब देखो बादलों वाली रात जो होती है अपने, वो सामान्य तारों वाली रात से गर्म रहती है, तो क्या है ये बादल क्या करते हैं, CO2 को बढ़ाते हैं, और यहाँ CO2 कितनी है, 97% है। कहाँ है, क्या बोला, शुक्र ग्रह के धरातल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, 97%, तो वहां जीवों का संभव अपने नहीं कह सकते। आगे चलते हैं थोड़ा और, आगे हमारे पास आ रहा है यहाँ, क्या बात आ गई, आपके बगीचे के पीएच की बात। बगीचे के पीएच में है ये कि हमारे जो बगीचे की मिट्टी है उसका पीएच मान है वो रहना चाहिए 7 से 8 के बीच में, 8.5 के आसपास रहना चाहिए। यदि क्या होता है उस बगीचे की पीएच मान ज्यादा हो जाती है तो हम उसके अंदर यूरिया जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ मिलाते हैं जिससे उसका पीएच मान कम हो जाए, और अगर पीएच मान कम होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिप्सम जैसे मिलाते हैं। एक प्रश्न आया ना हमारे पास ऐसा कि एक किसान अपने खेत में क्या करता है, जिप्सम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 का उपयोग, CaOH की ट्वाइस, यानी इस तरह से नाम लिखा होगा कि इसका उपयोग कर रहा है। आप उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसान के खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, यानी उस किसान के खेत की मिट्टी जो है उसका वो अम्लीय है। अम्लीय मिट्टी का मीन्स है कि उसका पीएच मान कम है, उसमें फसल उत्पादन अच्छे से नहीं होता है, इसलिए क्या है उसका पीएच मान ऊपर किया जाता है। अब लेते हैं आगे, देखो हमारे पास यहाँ देखो ये आ गया हमारे पाचन तंत्र में। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, अपना खाने खाने के बाद में क्या होता है, भोजन पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl अम्ल बनता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। यदि HCl अम्ल की मात्रा ज्यादा बन जाए तो हमें क्या होता है, पेट दर्द होता है, और इसके लिए हम एंटासिड क्षारक के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH की ट्वाइस। 2013 के पेपर में आया था, उसमें 10 मिलान आए थे, 5 अंक का प्रश्न था ये। तो ये देखो एंटासिड क्षारक के रूप में, एंटासिड अम्ल के रूप में, एंटासिड क्या है, एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा के लिए उदासीन करता है कौन, यहाँ ये करता है एक उपचार, ये देखो एंटासिड, ये पड़ा एंटासिड, एंटासिड जैसे क्षारक है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। एंटासिड अम्ल को कम करता है कौन, एंटासिड क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दंत क्षय, तो दंत मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का मतलब है यहाँ Ca3PO4 की ट्वाइस। ये दांत का सूत्र है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। जब हमारे मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। खाना खाने के बाद में देखो लिखा हुआ है, उपस्थित बैक्टीरिया भोजन में शर्करा व खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, निम्नीकरण का मतलब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं, तो हमें क्या है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और भोजन करने के पश्चात हमें दांतों को साफ करना चाहिए। उपाय इसका ये है कि दंत मंजन है वो हमारा क्षारीय रहना चाहिए। अब आ जाइए अगले वाले पॉइंट के अंदर हमारे पास
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अमल होता है? मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अमल होता है। 2014 बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अमल है? देखो, मधुमक्खी के डंक में बेकिंग सोडा डंक में मेथेनोइक अमल होता है। ये देखो ये रहा, डंक वाले बाल का मतलब नेटल के डंक में, नेटल का डंक आ जाए, नेटल एक पौधा है, मधुमक्खी का डंक आ जाए, चाहे चिंटी का डंक आ जाए, उसमें सब में क्या होती है बात है, मेथेनोइक अमल होती है। आगे एक टेबल आ रही है, उस टेबल के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन है, वो 100% मिलने वाला है। कौन सी टेबल में से? इस टेबल में से। ये देखो, हमें यहाँ नाम दे रखा है, सिरका में एसिटिक अम्ल दे रखा है, संतरा, नींबू जैसे इस प्रजाति में है साइट्रिक अम्ल की बात करेगा, इमली में टार्ट्रिक, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, खट्टा दूध दही लैक्टिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक, चिंटी का, नेटल का, मधुमक्खी अगर नाम होता है यहाँ और पीछे पढ़ा है अपने, मधुमक्खी के डंक में बात आएगी तो भी मेथेनोइक अम्ल है। ये अम्ल वाली टेबल में से हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, 100% आएगा। अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने, आज के लिए इतना काफी है। तो ओके, थैंक यू। जो अपने पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।